दोस्तों अभी लास्ट फ्राइडे को देयर हैज बीन ब्लडबाथ इन द मेटल सेक्टर प्राइमरली इंक्लूडिंग स्टील स्टॉक्स। आई वाज क्यूरियस टू नो कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज भी आए इन्वेस्टर्स के मेंबर्स के। तो हियर आई एम एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। आपको दो चीजें पता चलेंगी, व्हाई देयर हैज बीन मेहम इन द मार्केट एंड सेकेंडली what one should do in this kind of scenario. वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि if you really like our content then please turn on your notification bell and share it with your friends. First thing first, ऐसा हुआ क्यों है? So there are two reasons why this is happening. Number one is directly linked to US. यूएस में जो जैक्सन हॉल में जहां पे कि वो लोग एक मंथन और मंत्रणा के बाद फेड हैज डिसाइडेड कि दे विल टेपर ऑफ द स्टिमुलस। इसके कारण स्टॉक मार्केट वाज ऑलरेडी अंडर नर्वस कंडीशन। तो नर्वसनेस तो वहीं से आ रही थी प्राइमरीली। सेकेंड रीजन इज मोर क्लोजर टू आवर होम एंड दैट इज चाइना. China, as we know, that China produces 55% of the total global demand of steel. BHP Group, which is a major miner in the world, top 3 miners में आते हैं, iron ore mining में they are top 3. So उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें they are saying that there is a strong likelihood of stern cuts, मतलब drastically cut होने वाला है demand of iron ore from China. So this was a second trigger and more lethal trigger, जिसके कारण iron ore prices drag down हो गई, काफी नीचे गिर गई, around 14% का ड्रॉप हुआ iron ore prices में। और इसके कारण स्टील सेक्टर एंड रिलेटेड मेटल्स में भी कोलैप्स हुआ। बाकी मेटल्स में वो कोलैप्स होने का प्राइमरी रीजन इज दैट यूएस फेड का टेपरिंग ऑफ स्टिमुलस पैकेज। अगर लिक्विडिटी मार्केट में नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली एसेट क्लास विल नॉट डू रियली वेल, जो कि लिक्विडिटी के कारण ड्रिवन हो रहे थे। बट ट्रुथ टू बी टोल्ड, मेटल में पर्टिकुलरली मैं स्टील की बात करूंगा और आयरन ओर की। स्टील वाज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। स्टील प्राइसेस बढ़ रही थी बिकॉज देयर वाज सर्टेन डिमांड एंड सप्लाई एंगल वाज अटैच्ड टू इट, जिसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी अपने पुराने वीडियो में। वहां जाकर के देख सकते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस व्हाई आई एम बुलिश ऑन स्टील and companies like Tata Steel. So let's try to understand this demand supply thing. As China जो है सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको समझ लेते हैं तो आपको आधी स्टील की समझ हो ही जाएगी, बात पूरी समझ में आ जाएगी। पिछले CY20 में चाइना हैज एक्सपोर्टेड टोटल ऑफ 53 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ स्टील, whereas फर्स्ट 6 मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर 21 में इन्होंने 37 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दिया ऑलरेडी, which is 30% higher than the H1 calendar year 2020. चाइना जो है मेजॉरली बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो साउथ कोरिया जो कि सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑफ चाइनीज स्टील, CY 2020 में रफली 5.5 मिलियन टन उन्होंने इंपोर्ट किया था और लास्ट 6 मंथ्स में दे हैव इंपोर्टेड अराउंड 80% ऑफ इट, आई मीन दैट इज 4.2 मिलियन टन। कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, ब्राजील, इन लोगों ने पिछले साल भर में जितना इंपोर्ट किया था उससे ज्यादा पिछले 6 मंथ्स में ही इंपोर्ट कर लिया है। सो 30% ज्यादा एक्सपोर्ट किया। सो दैट raises the question that why China has already export so high. बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया है। सो व्हाट वाज द रीजन व्हाई इंपोर्ट वाज सो हाई? तो इंपोर्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन था पेंट अप डिमांड which was coming out once the lockdowns got over, which was post COVID-19 जो अनलॉक्स हुए थे। लोगों को जब कंट्रीज में डिमांड बढ़ने लगी तो स्टील मिल्स वर नॉट एबल टू सप्लाई दोज डिमांड, इसीलिए डोमेस्टिक सप्लाई नहीं होने के कारण बहुत सारी कंट्रीज जैसे कोरिया, वियतनाम, इन लोगों ने चाइना से एक्सपोर्ट किया और वो भी काफी भारी तादाद में इंपोर्ट किया। सो इसके कारण यू कैन सी, अगर आप इस पूरे डायनामिक्स को चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि चाइना हैज 3 थिंग्स टू बैलेंस। वन इज द डीकार्बनाइजेशन, जो उन्होंने कमिट कर रखा है बाय 2030 दे विल ट्राई टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन इन द कंट्री, एंड स्टील बीइंग द हाईएस्ट पॉल्यूटिंग सेगमेंट दे आर ट्राइंग टू कर्ब पोल्यूटिंग मेथड्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। तो स्टील प्रोडक्शन का ड्राइवर क्या है? स्टील ज्यादा प्रोड्यूस इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो और आप देख सकते हैं कि H1 में इन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट किया है। तो मई 2021 में एक्सपोर्ट को डिसइंसेंटिवाइज करने की कोशिश की। जो पहले उन्होंने रिबेट दे रखा था टू एक्सपोर्टर्स वो उन्होंने वापस ले लिया।
सो दे एक्चुअली दे वांट कि उतना ही वो स्टील मैन्युफैक्चर करें जितना उनके यहाँ डिमांड है। नाउ टॉकिंग अबाउट चाइनीज डिमांड, तो चाइना में भी पोस्ट कोविड स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हुए हैं और चाइना का मेथड हमेशा से रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेवीली स्पेंड आउट करना, और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होगा देन स्टील विल बी रिक्वायर्ड। तो चाइना को डोमेस्टिकली काफी स्टील चाहिए, बट दे डोंट वांट टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज। तो उन्होंने जो सेकेंड हाफ में ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करने की बात कही, जो बीएचपी ने जिसके बारे में हाईलाइट किया, जो अलार्म रेज किया, दैट इज एक्चुअली वेल नोन, क्योंकि डिकार्बोनाइजेशन को फैक्टर करें तो चाइना हैज अ कॉन्शियस स्ट्रेटजी टू रिड्यूस दिस पोल्यूटिंग स्टील प्रोडक्शंस, और वो उतना ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं जितना कि वो यूज कर पाए डोमेस्टिकली। तो एक्सपोर्ट में अगर चाइना इज विथड्रॉइंग, और आप चार्ट में भी देख सकते हैं चाइना ईयर ऑन ईयर हैज बीन डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ स्टील। सो जो बीएचपी ने जो अलार्म रेज किया वो बेसिकली फॉल्स अलार्म है, वो तो एक्चुअली होना ही था इन अ वे, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू बी क्लोज इन टर्म्स ऑफ स्टील मार्केट। अब चाइना जो स्टील बनाता है वो बेसिकली आयरन और वो इंपोर्ट करता था, वो ऑस्ट्रेलिया से करता था, ब्राजील से करता था, इंडिया से भी कुछ प्लेयर्स उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर आयरन और प्राइसेस आप देखेंगे तो वो काफी ड्रास्टिकली कोलैप्स हुए हैं, 14% ड्रॉप इन वन सिंगल डे। तो आयरन और प्राइसेस कोलैप्स होना इज क्वाइट लेजिटिमेट, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, क्योंकि ये बढ़ भी काफी तेजी से गया था। आप देख सकते हैं कि जून में इट हैज पीक्ड आउट टू मोर देन $220 पर टन, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस है। तो पीक से ऑब्वियसली नोबडी कैन लिव इन द माउंट एवरेस्ट, तो वहां से उसे नीचे आना ही था। तो आयरन और प्राइसेस हैव कोलैप्स। तो अगर मैं समराइज करूं इस सारे डिस्कशन को, तो इसमें दो चीजें सामने आती हैं कि ग्लोबल लेवल पे द डिमांड ऑफ स्टील इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। यू कैन सी कि जो इंपोर्टर हैं दे आर हंग्री फॉर स्टील। एवरी कंट्री हैज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान, अदरवाइज वो कोविड से निकल ही नहीं सकते। सो इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया एज वेल। 15 अगस्त को मोदी जी ने भी 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, गति शक्ति करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया है। सो वैसे ही चाइना का भी है, यूएस का भी है, इंडिया का भी है। तो स्टील की डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। हाँ, अगर मैं आयरन ओर्स की बात करूं, माइनर्स की बात करूं, तो वहां पे जो ड्रास्टिकली शूट हुआ था वो थोड़ा सा नीचे आया है। तो अब एक स्टीडी स्टेट लेवल पे, यानी कि $140 पर टन पे वो आई थिंक मेंटेन कर पाएगा अपने आप को। सो द समरी सेंटेंस इज दैट ज्यादा वरी लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आई थिंक माइनर्स को थोड़ा सा ट्रबल होगा बिकॉज प्राइसेस हैव क्रैश। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो एंजॉय कर रही थी सर्टेन कंपनीज लाइक एनएमडीसी, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, उनकी वैल्यूएशन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। वहां पे जो इन्वेस्टर हैं दे विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बट अगर मैं मेन स्टील कंपनीज की बात करूं जैसे टाटा स्टील, वहां पे तो एक्चुअली दे विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इफ यू आर होल्डिंग टाटा स्टील देन बिग thumbs up for you, because I think टाटा स्टील को इन सारे इवेंट से फायदा होने वाला है। बिकॉज चाइना के पास ओर नहीं है, और वो जो भी स्टील प्रोड्यूस करता है वो आयरन ओर इंपोर्ट करके करता है। चाइना स्टील एक्सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए वो अगर वो प्रोडक्शन कट कर रहा है तो आयरन ओर कम इंपोर्ट करेगा, आयरन ओर प्राइसेस विल बी लोअर। सो इसका फायदा यूरोपियन बेस्ड ऐसी स्टील माइनर्स स्टील कंपनीज को होगा जो कि जो आयरन ओर बाय करते हैं मार्केट से। And Tata Steel Europe is one such company. I think they will benefit from low raw material prices of iron ore. So that is the benefit which we will see in Tata Steel. Apart from the beautiful deleveraging, you can see the chart कि एक साल में we are Edelweiss Research expect debt portion to reduce drastically from 70,000 crores to 44,000 crores within a year. So बहुत ही ऑपरेशनल कैश फ्लो आने वाला है इस कंपनी में। सो ब्यूटीफुल डीलेवरेजिंग वी विल सी इन दिस काउंटर। सो अपार्ट फ्रॉम द सेक्टोरल हेडविंड एंड यूरोपियन जो उनका स्ट्रेंथनिंग होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, द कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ। अभी तक उनका यूरोपियन बिजनेस हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म बिकॉज उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे सेल साइड पे वो पुराने वैल्यूज पे थे, पुराने प्राइसेस पे थे। अब नए प्राइसेस जो स्टील की बढ़ के आई हैं उस पे वो नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और रॉ मटेरियल साइड पे उन्हें अगर चीपर आयरन ओर मिलता है तो यूरोपियन ऑपरेशन विच इज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाटा स्टील 40-50% का वहां से आता है बिजनेस। सो दैट विल हेल्प टाटा स्टील ग्रो ओवरऑल। और डोमेस्टिक डिमांड में भी आई एम वेरी श्योर कि टाटा स्टील की पोजिशन काफी स्ट्रांग है इंडिया में, और ऑटो डिमांड अभी कहीं नहीं जा रहा है जहां से उनका मेजर चंक आता है। सो वहां पे डोमेस्टिकली भी दे विल बी एबल टू डिलीवर।
और अगर ये डेट रिड्यूस होता है तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम होगा और ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी इन द प्रॉफिटेबिलिटी. सो प्रॉफिट मार्जिन्स आर गोइंग टू गो अप because of these things, because of this beautiful deleveraging as well as European operations coming back on feet. तो टाटा स्टील में इन्वेस्टर्स को वरी करने की कोई बात नहीं है. दिस करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू buy more as per my understanding. So I will be buying Tata Steel whenever the prices crash. तो माइनर स्टॉक्स की बात करूं तो NMDC में थोड़ी सी दिक्कत है because उन्होंने प्राइसेस आयरन ओर की कम भी की है पिछले 2-3 क्वार्टर, पिछले 1-2 महीने में उन्होंने कम भी किया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी बिकॉज अल्टीमेटली दे डील विथ आयरन ओर और उसकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो उनको उतना लीवे नहीं रहेगा. हालांकि जो आयरन ओर डोमेस्टिक प्राइसेस हैं दैट आर एट 25% डिस्काउंट फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइसेस, बट फिर भी इस कंपनी थोड़ा सा हेडविंड है. और मैं बात करना चाहूंगा गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की. गोदावरी पावर ना तो क्लियर वर्टिकली इंटीग्रेटेड टाटा स्टील की तरह एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ना ही वो एनएमडीसी की तरह आयरन और माइनर है. ये दैट लाइज बिटवीन एन माइनर एंड अ स्टील कंपनी. यू कैन सी दैट देयर प्रोडक्ट अक्रॉस द वैल्यू चेन. दे स्टार्ट फ्रॉम आयरन और माइनिंग. वहां पे आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नजर डालें तो आयरन और माइनिंग में 81% है, और पेलेट्स जो कि जस्ट वन लेग अप इन द वैल्यू चेन है फ्रॉम ओर्स, तो ओर में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करते हैं और पेलेट्स बना देते हैं. उसको उन्होंने FY21 में 96% यूटिलाइज किया है. वहीं स्पॉन्ज आयरन जो है वो दैट इज अ फीड स्टॉक फॉर स्टील प्लांट्स, तो वहां पे भी 99% का उन्हें यूटिलाइजेशन मिला है, यानी कि ये दो प्लांट्स उनके फुल स्पीड पे चल रहे हैं. सो इफ यू नोटिस दैट द टॉप लाइन, टॉप के जो 3 प्रोडक्ट हैं ओर, पेलेट्स एंड स्पॉन्ज आयरन, ये तीनों आर क्लोजर टू ओर, तो वहां पे यूटिलाइजेशन आर क्वाइट हाई, रफली फुल कैपेसिटी पे चल रही है. बट नीचे के जो 3 वैल्यू चेन में जो नेक्स्ट 3 प्रोडक्ट्स हैं विच आर क्लोजर टू स्टील प्रोडक्ट, वहां पे यूटिलाइजेशंस आर नॉट दैट हाई, 60-70s में. सो इट शोज दैट गोदावरी इज लार्जली क्लोजर टू बीइंग मोर ऑफ अ माइनर देन अ स्टील कंपनी. तो वो एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ला रहे हैं जो नेक्स्ट 3 years में दे विल बी इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर. तब तक के लिए आई विल ट्रीट देम मोर ऑफ अ माइनर, but minor with potential to be a mid-sized steel player. Being a minor उनको एक strong headwind देखने को मिल सकता है, और ऐसा हो भी रहा है. अगर आप pellet prices की बात करें, pellet export prices का चार्ट आपके सामने है, which export prices have crashed since last 3 months. 30th जून को पीक आउट हुआ था, वहां से फिर ये प्राइसेस क्रैश हो रही. एंड अगर आप गोदावरी को क्लोजली देखेंगे देन यू विल रियलाइज दैट गोदावरी एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स पेलेट्स टू चाइना. चाइना में अगर और प्राइसेस कम होंगी तो ये पेलेट डिमांड भी कम होगी, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनी विल बी इन ट्रबल फॉर अ शॉर्टर टेन्योर ऑफ टाइम अंटिल द आयरन ओर की प्राइसेस भी वापस 140 के ऊपर स्टेबलाइज हो जाते हैं. देन देयर इज, आई थिंक देयर इज नो सीरियस ट्रबल फॉर दीज कंपनीज, बिकॉज इस प्राइसेस पे भी दे विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट वैल्यूएशंस जो है वो थोड़ी आगे चली गई थी विच हैव करेक्टेड, but still there is a long runway for Godavari to grow, but I am waiting for slight more correction in encounters like Godavari. So this is all I wanted to share about steel. आशा है ये वीडियो देखने के बाद आपके नर्व्स थोड़े से कूल ऑफ हुए होंगे, because I have been receiving these kind of messages that my portfolio is in trouble because of these stocks. But I think it's a short term opportunity to buy good quality stocks, which जैसे कि मैंने अभी बताया. बट यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर ये मेरा मानना है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन विच आई एम शेयरिंग विथ यू आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च एंड टॉकिंग टू सर्टन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एंड रीडिंग अबाउट इट थ्रू मैगजीन्स एंड थ्रू बिजनेस जर्नल्स. सो आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दिस इज कॉन्शियसली टेकन स्ट्रैटेजी. फिलहाल स्टील के बारे में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल या परसों में रिलीज करूंगा अबाउट जैस इंजीनियरिंग, उसमें डिस्कस करेंगे जैस के फाइनेंशियल्स के बारे में. सो स्टे ट्यून फॉर हिडन जेम्स सीरीज. पर्टिकुलरली वहां पे मैं बहुत सारे छोटे छोटे नए ट्रेंड्स डिस्कस करने वाला हूं. सो बी रेडी फॉर दैट. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स डिस्कवर करके आपके पास लाऊं, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. एंड अपनी नोटिफिकेशन बेल जरूर टर्न ऑन कर ले. डू कमेंट ऑन द वीडियो कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. धन्यवाद.